हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो ये जो वीडियो है ये हमारी लास्ट जो वीडियो चल रही थी उसका कंटिन्यूशन पार्ट है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था मेजर क्रॉप्स एंड क्रॉपिंग पैटर्न्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे, जो कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। आज हम बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग राइस व्हीट सिस्टम ए सक्सेस? इन स्पाइट ऑफ दिस सक्सेस हाउ हैज़ दिस सिस्टम बिकम बेन इन इंडिया? तो क्वेश्चन बात कर रहा है कि कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से राइस व्हीट सिस्टम जो है वो सक्सेसफुल रहा है, और इसके सक्सेस के बावजूद भी ये जो सिस्टम है ये भी बेन बन गया है इंडिया के अंदर। मीन्स इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है। तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट क्यों हुई हैं, इससे रिलेटेड जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है सेवन्थ क्वेश्चन कि हाउ हैज़ द एम्फेसिस ऑन सर्टेन क्रॉप्स ब्रोट अबाउट चेंजेस इन क्रॉपिंग पैटर्न्स इन रिसेंट पास्ट? एलाबोरेट द एम्फेसिस, सॉरी ये वाला क्वेश्चन नहीं, जो हमारा नाइन्थ क्वेश्चन है, what are the major reasons for declining rice and wheat yield in the cropping system? How crop diversification is helpful to stabilize the yield of the crops in the system? तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है और जो हमारा नाइन्थ क्वेश्चन है ये ऑलमोस्ट सिमिलर है। यहाँ पे राइस व्हीट सिस्टम की सक्सेस के बारे में बात कर रहा है और फिर बात कर रहा है कि कौन से मेजर रीजन है जिसकी वजह से राइस व्हीट का जो यील्ड है वो डिक्लाइन कर गई है, और कैसी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हेल्पफुल है जो क्रॉप की यील्ड है उसको स्टेबलाइज करने के लिए। तो अब हम इन दोनों क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो राइस व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम है वो सक्सेसफुल कैसे रहा है। तो इंट्रो में आप ये लिख सकते हैं कि राइस व्हीट क्रॉपिंग पैटर्न जो है, क्रॉपिंग सिस्टम जो है वो कवर कर रहा है 30 मिलियन हेक्टेयर अक्रॉस जो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स है, इंडो गैंजेटिक प्लेन है वहाँ पे। तो इसका जो मेजर रोल रहा है इसकी सक्सेस में वो है ग्रीन रिवोल्यूशन का रोल, एंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से राइस व्हीट सिस्टम सक्सेसफुल रहा? तो पहला रीजन है ग्रीन रिवोल्यूशन टेक्नोलॉजी, जैसे कि हमने हाई यील्ड वेराइटी सीड्स को यूज़ किया, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज किया, पेस्टिसाइड्स, जिसकी वजह से जो हमारी प्रोडक्टिविटी है पंजाब, हरियाणा और यूपी वाले रीजन में वो बूस्ट हुई है। सेकंड जो फैक्टर है वो है एक्सपेंशन ऑफ अश्योर्ड इरीगेशन सच एज कैनाल, यू ट्यूब वेल्स। तो इनकी वजह से इरिगेशन फैसिलिटीज जो है वो इंश्योर हुई और रिलायबल वाटर सप्लाई मिली सभी सीजन्स के अंदर, तो प्रोडक्टिविटी अपने आप ही एनहेंस हो गई। थर्ड है गवर्नमेंट की पॉलिसी। तो गवर्नमेंट ने एमएसपी और सब्सिडीज़ के थ्रू इन दोनों फसलों को काफ़ी सपोर्ट किया है जिसकी वजह से फार्मर्स को गारंटेड इनकम भी मिली है। नेक्स्ट है कि फेवरेबल एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस की, ये जो रीजन है पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और ईस्टर्न राजस्थान वाला रीजन, तो यहाँ पे एलुवियल सोइल है और सूटेबल टेम्परेचर है जो कि सपोर्ट करता है इन दोनों ही क्रॉप की हाई यील्ड को। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैकेनाइजेशन। तो चूँकि फार्मर्स की इनकम इंक्रीज हुई तो उन्होंने मैकेनाइजेशन को अपनाया कि उन्होंने ट्रैक्टर्स खरीदे, हार्वेस्टर खरीदे, थ्रेसर्स का यूज किया, जिससे कि लार्ज स्केल अडोप्शन ईजी हुआ और लेबर के ऊपर उनकी जो डिपेंडेंस थी वो कम हुई। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सिस्टम, जैसे कि कृषि विज्ञान केंद्र हुए, कोऑपरेटिव्स हो गए, पीडीएस हो गए, एक्सटेंशन सर्विसेज, जिनकी वजह से टेक्नोलॉजी का डिफ्यूजन हुआ और इन फार्मर्स को काफ़ी हेल्प मिली। लास्ट है हाई कंज्यूमर डिमांड एंड फूड सिक्योरिटी नीड एंश्योर्ड अश्योर्ड मार्केट, क्योंकि इंडिया में जो मोस्टली पॉपुलेशन है वो फूड ग्रेन के लिए या फिर उनकी फूड सिक्योरिटी के लिए राइस और व्हीट पे डिपेंड करती है। तो फार्मर्स को पता था कि कंज्यूमर की डिमांड हाई है, तो इस वजह से मार्केट में भी इसकी डिमांड उनको अच्छी खासी मिलेगी। तो इस वजह से भी इन दोनों फसलों को एक हाई लेवल पे उगाया गया और ये सक्सेसफुल रहा। लेकिन इसकी सक्सेस के बावजूद भी ये बेन रहा, मीन्स इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स भी हुई हैं। क्या प्रॉब्लम हुई है? सबसे पहले तो कुछ इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हुई है। एनवायरमेंटल के लेवल पे क्या चैलेंजेस आए कि इरिगेशन का काफ़ी हद तक यूज़ किया गया है, कि ग्राउंड वाटर का सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया, तो इससे क्या हुआ कि ग्राउंड वाटर डिप्लेट कर गया ड्यू टू ओवर एक्सट्रैक्शन थ्रू द ट्यूबवेल। दूसरा था मोनोक्रॉपिंग होने लगी। अभी चूँकि फार्मर्स इंश्योर थे कि मार्केट में उन्हें राइस और व्हीट की डिमांड ज़्यादा हो रही है
और गवर्नमेंट भी उनको एमएसपी और सब्सिडी दे रही है इन दोनों फसलों पे, तो उन्होंने अदर फसलों पे ध्यान नहीं दिया और सिर्फ राइस और व्हीट की मोनोक्रॉपिंग की, जिससे उनकी जो सोइल है उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी आ गई, जिसकी वजह से सोइल का डिग्रेडेशन स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट है स्टेबल बर्निंग की, फसल की कटाई के बाद जो वहाँ जो उसका बाद में जो लेफ्ट ओवर पार्ट बचता था उसको वहीं पे जला दिया जाता था, जिसको कि पराली बोलते हैं। और इसकी वजह से एनसीआर वाले रीजन में मेजर एयर पोल्यूशन की दिक्कत हुई। नेक्स्ट है, चूँकि फार्मर्स का मेजर जो फोकस था वो राइस और व्हीट के ऊपर ही था, तो जो मिलेट्स पल्सेस थी इनको नेग्लेक्ट किया जाने लगा, जिससे कि जो क्रॉप डाइवर्सिटी है वो रिड्यूस हो गई और न्यूट्रिशनल इनसिक्योरिटी आ गई। लास्ट है कि जो केमिकल पोल्यूशन है वो इंक्रीज हो गया, क्योंकि अभी जो हमारी गवर्नमेंट है वो किसानों को जो फर्टिलाइजर्स है और पेस्टिसाइड्स है इन पे सब्सिडी दे रही थी, तो फार्मर्स क्या कर रहे थे कि इनका एक्सेस यूज़ कर रहे थे, जिससे कि केमिकल पोल्यूशन हो गया। तो ये कुछ एनवायरमेंटल चैलेंजेस थे। अब कुछ इकोनॉमिक और सोशल चैलेंजेस भी आए। वो क्या थे कि फैक्टर प्रोडक्टिविटी जो है वो ड्रॉप करने लगे, जैसा कि हमने पहले ही एनवायरनमेंट वाले सेक्शन में डिस्कस किया कि हमारी जो सोइल है वो डिग्रेड कर रही थी, उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी आने लग गई थी। तो इससे क्या हुआ कि जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हुई, जिससे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अब राइज करने लग गया कि अभी उनको ज़्यादा इनपुट डालना पड़ेगा, जिससे कि जो उनका जो आउटपुट है वो ज़्यादा आए। दूसरा था एमएसपी बाइस एंड फ्री पावर की वजह से जो डाइवर्सिफिकेशन है दूसरी फसलों की तरफ वो कम रहा, क्योंकि गवर्नमेंट उनको सब्सिडीज़ वगैरह दे रही है इन फसलों के प्रोडक्शन के लिए और इनको एमएसपी प्रोवाइड कर रही है, तो और फ्री पावर भी दे रही है, तो इससे क्या हुआ कि डाइवर्सिफिकेशन में कमी आ गई। तो ये कुछ इकोनॉमिक और सोशल चैलेंजेस थे। आप यहाँ पे कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन के बिना और सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट के बिना जो हमारा राइस व्हीट सक्सेस है वो एक इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक स्ट्रेस में चेंज हो गया है। तो अभी हमने जो हमारा 5th क्वेश्चन है और जो हमारा 9th क्वेश्चन है ये हमने डिस्कस कर लिए हैं। जो हमारा 7th क्वेश्चन है ये मोर और लेस ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन और जो हमारा सेकंड वाला पार्ट है इनके मिक्सर से बना है कि कैसे जो सर्टेन क्रॉप्स है अगर हम उनके ऊपर ही ज़्यादा एम्फेसिस करते हैं तो क्रॉपिंग पैटर्न में क्या चेंज आता है, तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया था। सॉरी, ये हमारा थर्ड और जस्ट अ मिनट, ये हमारा थर्ड और जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उससे मिलकर बनाया, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन में इसने क्रॉपिंग पैटर्न की बात की है और सेकंड क्वेश्चन में इसने मिलेट्स की बात की है। तो यहाँ पे ये इसी चीज़ को डिस्कस कर रहा है कि कैसे सर्टेन क्रॉप्स के ऊपर अगर आप एम्फेसिस करते हो तो उससे क्रॉपिंग पैटर्न में कैसे चेंज आता है। और दूसरा है कि मिलेट्स प्रोडक्शन के एम्फेसिस से मतलब जो एलेबरेट करना है एम्फेसिस ऑन मिलेट प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। तो आप इन्हीं दो जो हमारा सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है वहीं से इस क्वेश्चन को आप लिख सकते हो। अभी हम हमारे 8th क्वेश्चन पे आते हैं। अब जो 8th और 10th क्वेश्चन है ये सिर्फ सिंगल टाइम ही पूछे गए हैं। जो 8th क्वेश्चन है वो है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के बारे में कि हमें रोल बताना है एनएचएम का इन बूस्टिंग द प्रोडक्टिविटी एंड इनकम ऑफ हॉर्टिकल्चर फार्म्स, और कैसे ये सक्सीड कर गया इन इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स। तो हमें ये डिस्कस करना है। ये 2018 में क्वेश्चन आया था और ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो सबसे पहले हमें बताएंगे, कुछ डेटा देंगे कि कैसे इंडिया का जो हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्शन है वो भी इतने टन्स पे है और ये 3.66% की ग्रोथ से ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा है, और जो हमारा एग्रीकल्चर का जो ग्रोस वैल्यू एडेड है उसमें 33% का कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो कैसे एनएचएम इम्प्रूव करता है प्रोडक्शन, कैसे प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करता है और कैसे फार्मर्स की इनकम को इम्प्रूव करता है, तो हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो कैसे प्रोडक्शन को इम्प्रूव करता है, क्योंकि एरिया एक्सपेंशन जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर वो भी इंक्रीज़ कर रहा है स्टडीली। दूसरा है कि आप सीरियल क्रॉप से शिफ्ट कर रहे हो टू डाइवर्सिफाइड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। सो थर्ड है कि इससे कैपेसिटी बिल्डिंग होती है और स्किल डेवलपमेंट भी होता है फॉर फार्मर्स। थर्ड है क्लस्टर बेस्ड अप्रोच फॉर स्पेसिफिक क्रॉप्स अनेबलिंग एफिशिएंट रिसोर्स यूज, क्योंकि जो हॉर्टिकल्चर है उसके लिए आपको बड़ा एरिया चाहिए, तो ये क्लस्टर बेस्ड अप्रोच रहती है जिससे कि आप आपके जो रिसोर्सेज उसको एफिशिएंटली यूज़ कर पाते हैं। और इसमें लास्ट है कि जो स्पोर्ट एंड नर्सरीज एंड क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल वो इम्प्रूव हुआ है, इसने इम्प्रूव किया है क्रॉप एस्टेब्लिशमेंट सक्सेस को। अब नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन कैसे इम्प्रूव करता है प्रोडक्टिविटी को,
तो आप अडोप्ट करते हो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जैसे कि टिश्यू कल्चर, माइक्रो इरीगेशन। दूसरा है कि इसमें इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट और पेस्ट मैनेजमेंट का यूज़ किया जाता है जिससे कि लॉस कम होता है और आपकी यील्ड एनहेंस होती है। थर्ड, इससे कैपेसिटी बिल्डिंग और स्किल डेवलपमेंट का यूज़ कर सकते हो फॉर फार्मर्स थ्रू ट्रेनिंग। और लास्ट है सोइल हेल्थ मैनेजमेंट होता है थ्रू बैलेंस्ड फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हो आप, ऑर्गेनिक इनपुट्स को बैलेंस्ड यूज़ करते हो, सोइल टेस्टिंग होती है टाइम टू टाइम। अब कैसे एनएचएम ने बूस्ट किया फार्मर्स की इनकम को, तो इससे हाई रिटर्न, क्योंकि जो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स है इनका जो रिटर्न्स है नॉर्मल एग्रीकल्चरल क्रॉप से वो 7 to 8 टाइम्स ज़्यादा होता है, तो इससे अच्छा रिटर्न्स मिलता है। दूसरा, पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ हो गई, चैम्बर्स, तो वो वेस्टेज को रिड्यूस करते हैं जिससे कि भी फार्मर्स की इनकम इंक्रीज होती है। नेक्स्ट है मार्केट की जो लिंकेज होती है और एफपीओ का प्रमोशन, वो इंश्योर करता है बेटर प्राइस रियलाइजेशन को। और लास्ट है वैल्यू एडिशन, इंक्रीज करता है इनकम पर यूनिट प्रोड्यूस। अब एनएचएम की क्या सक्सेस है, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन की क्या सक्सेस है कि कंट्रीब्यूट करता है 33% ऑफ एग्रीकल्चर जीवीए, इसमें सिर्फ 15% लैंड का यूज होता है, लेकिन ये ग्रोस वैल्यू एडेड जो है टोटल एग्रीकल्चर की उसमें 33% कंट्रीब्यूट करता है। दूसरा है प्रोडक्शन जो है 2023-24 के अंदर वो 368 मिलियन टन्स पहुंच गया था, सरपासिंग फूड ग्रेन्स। और लास्ट है इनकम एनहेंसमेंट होती है डेवलप्ड कंट्रीज़ में, डेवलप्ड क्लस्टर में, जैसे कि महाराष्ट्र की ग्रेप्स फेमस है, और कर्नाटका के अंदर वेजिटेबल्स, और हिमाचल प्रदेश के अंदर एप्पल्स। अब हम बात करते हैं कि क्या इसके लिमिटेशंस हैं। जो लिमिटेशंस है एनएचएम की, कि अनइवन इम्प्लीमेंटेशन होता है। जो ईस्टर्न और ट्राइबल बेल्ट है वहाँ पे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर की एक्सेस नहीं है, तो वहाँ पे हॉर्टिकल्चर इतने अच्छे तरीके से प्रमोट नहीं हो पाता है। दूसरा, जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है उनको प्राइस वोलेटिलिटी की दिक्कत रहती है और वीक मार्केट लिंकेजेस की। लास्ट है कि जो पोस्ट हार्वेस्ट और कोल्ड चेन कैपेसिटी है वो स्टिल इनसफिशेंट है, जिससे कि भी पेरिसेबल का मीन्स आपके प्रोडक्ट्स का वेस्टेज होता है, और फिर आपका जो रिटर्न है वो अच्छा नहीं मिल पाता है। आप यहाँ पे ये कर सकते हैं कि अगर आपको एक क्वेश्चन आता है तो लिमिटेशंस आप ऊपर लिख सकते हो और अचीवमेंट्स आप लास्ट में लिख सकते हो, क्योंकि आपका जो आंसर है वो एक पॉजिटिव नोट पे ख़त्म करना है, ना कि एक नेगेटिव नोट पे। तो आप इसके अचीवमेंट्स जो है वो लास्ट में लिख सकते हैं। लास्ट में आप एनएचएम के का थोड़ा सा कंक्लूड कर सकते हैं कि ये अभी मतलब ग्रेजुअली ये ट्रांसफॉर्म कर रहा है हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन और इनकम पोटेंशियल, बट अभी भी इसको स्ट्रॉन्गर मार्केट की ज़रूरत है, लॉजिस्टिक की और इंक्लूजन की ज़रूरत है टू एंश्योर इक्विटेबल इनकम गेन्स नेशन वाइड। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे एंड होता है। अब हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है वो बेसिकली इंश्योरेंस को लेकर है कि गिवन द वल्नरेबिलिटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर टू वेगरीज ऑफ नेचर, डिस्कस द नीड फॉर क्रॉप इंश्योरेंस एंड ब्रिंग आउट सैलिएंट फीचर्स ऑफ द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन और बात कर रहा है कि पहले तो आपको ये दिखाना है कि कैसे हमारी इंडियन एग्रीकल्चर जो है नेचर को लेके काफ़ी वल्नरेबल है, कि कैसे कि अगर ज़्यादा बारिश हो जाती है तो फिर फसल ख़राब हो जाती है, और अगर कम बारिश होती है तो सूखे की वजह से फसल ख़राब हो जाती है। तो क्रॉप इंश्योरेंस कैसे हेल्प करता है और क्या क्या साइलेंट फीचर्स हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के। तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे हम इंट्रो के अंदर तो हम ये बताएंगे कि कैसे हमारी एग्रीकल्चर जो हाईली डिपेंडेंट है मानसून पे, मीन्स वो नेचर को लेके कितना वल्नरेबल है। 60% रेनफीड एरिया, और वल्नरेबल है टू ड्रॉट, फ्लड, पेस्ट और मार्केट रिस्क, नेसेसिटिंग इफेक्टिव क्रॉप इंश्योरेंस फॉर फार्मर प्रोटेक्शन। की ये दिखा रहा है कि कैसे हमारी जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो नेचर और जो अदर फैक्टर है उनको लेके काफ़ी वल्नरेबल है, तो इसलिए उसको क्रॉप इंश्योरेंस की ज़रूरत है ताकि जो फार्मर है वो प्रोटेक्ट रहे। अब नीड क्यों है, तो पहला ये कि मिटिगेट करता है प्रोडक्शन रिस्क, जैसे क्रॉप फेलियर हो गया ड्यू टू ड्रॉट, फ्लड, हेल स्टॉर्म और पेस्ट अटैक। ये इंश्योर करता है मिनिमम फाइनेंशियल सिक्योरिटी, और रिड्यूस करता है डिस्ट्रेस सेलिंग ऑफ प्रोड्यूस, कि अगर फसलें ख़राब हो जाती है तो फार्मर्स को थोड़ा सा इस चीज़ को लेके वो थोड़ा इंश्योर रहता है कि हाँ मतलब उसने अपने फसलों का उसकी फसलों का इंश्योरेंस मिलेगा। नेक्स्ट ये प्रमोट करता है अडोप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी फॉर हाई यील्ड वेराइटी एंड इनपुट इफ रिस्क आर कवर्ड। नेक्स्ट अप ये प्रिवेंट करता है फार्मर डिस्ट्रेस और सुसाइड, इंप्रूव करता है सोशल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी को। और लास्ट है कि सपोर्ट करते हैं क्लाइमेट रेजिलियंस को अगेंस्ट इंक्रीजिंग क्लाइमेट अंडर क्लाइमेटिक अनसर्टेनिटीज अंडर क्लाइमेट चेंज। अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्या सैलेंट फीचर्स हैं। एक तो ये यूनिवर्सल कवरेज करता है सभी फूड और कमर्शियल क्रॉप्स का।
दूसरा कि इसमें प्रीमियम बहुत ही लो है कि खरीफ क्रॉप्स के लिए 2%, रबी क्रॉप्स के लिए 1.5% और रेस्ट ऑफ प्रीमियम जो है वो बोन किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू। इसमें कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क कवरेज होता है, ठीक है, सभी जो भी नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं फिर पेस्ट और डिजीज़ है तो उन सभी को कवर किया जाता है। इसमें एरिया बेस्ड यील्ड असेसमेंट होती है जिससे कि फास्टर क्लेम मिलता है किसानों को। फिफ्थ है कि इसमें टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस होती है फॉर क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट एंड यील्ड एस्टिमेशन। इसमें क्विक क्लेम सेटलमेंट होता है, मीन्स 90 डेज के अंदर तो आपको टाइमली रिलीफ मिल जाएगा। और लास्ट है कि ये इनक्रेज करते हैं लोन रीपेमेंट को लिंक टू किसान क्रेडिट कार्ड एंड इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। तो कंक्लूड कर सकते हैं आपकी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है स्ट्रेंथन करती है रिस्क मैनेजमेंट को, फाइनेंशियल सिक्योरिटी को, रेजिलियंस ऑफ फार्मर को, मेकिंग इंडियन एग्रीकल्चर मोर सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट रेजिलियंट। तो यहाँ पे हमारा आज का डिस्कशन एंड होता है। अगर आप लोगों को कोई भी इनपुट देना है तो वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच।